हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। बच्चे कहते हैं कि मैम पढ़ तो लेते, पढ़ाई तो हो गई चलो, लेकिन पेपर में मार्क्स फिर भी नहीं आते, पता नहीं क्या गलती हो जाती है, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज है अब जब आप सोचने लगते हो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। तो आज हम इन सवालों का जवाब लेकर आपके लिए आए हैं। ना ही जवाब, बट देखिए जवाब भी कुछ ऐसा लेकर आए हैं जहां पे हम आपको बस ये नहीं बताएंगे कि क्या लिखना है, बट ये बताएंगे कि टॉपर ने क्या लिखा और उसको मार्क्स कैसे मिले। मतलब फुल प्रूफ सोल्यूशन के साथ आए हैं कि मार्क्स तो भाई लाने ही है और उसके लिए हमें ये तो लिखना ही है। क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, क्या मिसकंसेप्शंस है जो बच्चों के दिमाग में होते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इस सीक्रेट रिविलेशन की शुरुआत। भाई टॉपर्स की सीक्रेट है, लेकिन हम तो भाई इसको सीक्रेट रहने नहीं देंगे। ठीक है, तो करते हैं थोड़ा सा उनकी आंसर शीट के एनालिसिस के साथ शुरुआत कि ऐसा क्या तो जादू होता है उनके आंसर शीट में से, क्या ही तो लिख देते हैं, कितने अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए कोई जादू नहीं है, बेसिक से बेसिक चीजों का अगर मैं एनालिसिस कहूँ, ठीक है, मैं भी काफी टाइम से एनालिसिस करते आई हूँ, क्योंकि हम भी जब बच्चे थे ना, हमेशा एज अ स्टूडेंट जब हम किड्स होते हैं ना, हमारे दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शन से दुनिया भर देती है। जैसे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जोक की बात यह है, मैंने देखा है कि बच्चे 10th की तैयारी छोड़कर बच्चों को माँ बाप ने हैंडराइटिंग क्लासेस में डाल दिया। ठीक है, वहाँ पे हैंडराइटिंग सीख रहे हैं, कैलीग्राफी सीख रहे हैं, ऐसे खूबसूरत अक्षरों में लिख रहे हैं। बट अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब क्या होता है? See what you need to understand is, जब भी मैं कहती हूँ आपकी अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि आपकी हैंडराइटिंग हमेशा रीडेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, मोतियों के दानों की तरह पेपर आपका दिखना चाहिए। देखिए होगी तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं होगी तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। ये जो सोच है ना, ये गलत है। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी हो कि मेरा करेक्टर उसको आसानी से रीड कर सके। जैसे अगर मैं ये पेपर लेती हूँ, ठीक है, ये एक टॉपर की आंसर शीट है। अब इसमें हम देख सकते हो कि जो हैंडराइटिंग है, राइट, वो कोई बहुत खास चीज नहीं है। बस फर्क इतना है कि प्रॉपरली रीडेबल है, मैं इसको बहुत आसानी से रीड कर सकती हूँ, आप भी रीड कर सकते हो। अगर आप कर्सिव हैंडराइटिंग यूज करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव पेन्स में पैसे डालने की, अरे यार हैंडराइटिंग अच्छी आएगी। नो, रीडेबल हैंडराइटिंग होना ज़रूरी है जो आपका कैरेक्टर बहुत ही आसानी से लिख पाए। ठीक है, दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि हमें यहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर करना है। जब मैं प्रेजेंटेशन बोलती हूँ तो उसको सजाना है, उसमें बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करनी है, उसमें बॉर्डर्स ड्रॉ करनी है, नहीं। जब मैं प्रेजेंटेशन बोलती हूँ, कभी भी हम आंसर्स लिखे तो सबसे पहले पॉइंट्स में लिखे। ठीक है, ब्रीफ आंसर है तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 पॉइंट्स में आप लिखिए। दूसरी चीज, हमेशा जो मेन पॉइंट होता है उसको आप क्या करोगे, उसको आप अंडरलाइन करोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं स्टाफिंग प्रोसेस कहती हूँ तो पहला पॉइंट है सिलेक्शन को अंडरलाइन किया, उसकी 5 से 6 लाइन में एक्सप्लेनेशन दी। सेकेंड पॉइंट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, तो उसका अगेन अंडरलाइन किया, 5 से 6 लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, पॉइंट्स लिखते वक्त पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बताना, क्वेश्चन नंबर राइट लिखना, ये होता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन। लोग कहते हैं कि अरे यार कट्स नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है कट है ना, यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे एक कट है। अब जब हम कट भी करते हैं ना तो हम कैसे करते हैं, इसे 2 लिख दिया, ठीक है, अरे नहीं 2 नहीं होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। कलर नहीं करना है आपको, इसको कट करना है ना, बहुत ही सिंपल वे है, जस्ट एक सिंगल स्ट्राइक मोर देन इनफ है। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, नहीं चाहिए, एक सिंगल स्ट्राइक कर दिया, हो गया। कलर करते मत बैठो, ठीक है, वो आपकी पेपर को और ज्यादा शैबी बना देता है। तो यहाँ पे जो आपकी राइटिंग है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, रीडेबल राइटिंग होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो पॉइंट नंबर लिखना है, पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, ऊपर मेन प्रोसेस को लिखना है, क्वेश्चन नंबर हमेशा राइट लिखना है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 2 चीजें होती है क्वेश्चंस को लेके, एक तो हमेशा राइट क्वेश्चन नंबर लिखो,
ठीक है, आपका आंसर सही है, बट अगर आपका क्वेश्चन नंबर रॉन्ग है तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले राइट क्वेश्चन नंबर लिखो, और उसके अलावा नेक्स्ट चीज हमेशा याद रखना, हमेशा न्यू क्वेश्चन को न्यू पेज में अटेम्प्ट करना। ठीक है, न्यू क्वेश्चन को न्यू पेज में अटेम्प्ट करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पेज पे खत्म हुआ तो फोर्थ पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सिंपल साधारण चीज है, मिसकंसेप्शंस हटा दो। राइटिंग बहुत अच्छी करनी है, कैंसलेशन नहीं कर सकते, ये सारे मिसकंसेप्शंस को हटा दो और फोकस करो कि कैसे आप पेपर को नीट रख सकते हो, कैसे उसको रीडेबल हैंडराइटिंग में रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे कैंसलेशंस है। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पे भी बेटा कैंसलेशंस है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भी कैंसलेशंस है। कैंसलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो डाउट हमेशा मुझे आता है कि मैम पेपर को टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में लिखना जरूरी है। ये 100 में से ना 90 बच्चों का प्रश्न होता है कि मैम जो हम पेपर लिखते हैं उसको टेक्स्ट बुक लैंग्वेज जो इसमें लिखा है उसी तरीके से लिखना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप जो भी एक्सप्लेन करते हो, जो भी एक्सप्लेनेशन लिखते हो, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स ब्रीफली। ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेशन लिखना है उसको ब्रीफली प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको आपके वर्ड्स में लिखना है। हर जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ ग्रामर की, ठीक है, तो ग्रामेटिकली आपका जो पेपर है वो सही होना चाहिए, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो सही होने चाहिए। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि मैम व्हाट इफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉट स्ट्रांग, हमारा कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग नहीं है, हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या? प्रैक्टिस। ठीक है, पेपर्स रीड करके, लिख कर, आंसर शीट्स को लिख कर, प्रैक्टिस करके, टेक्स्ट बुक्स को रीड करके आपको ये कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना है, जो स्लोली इवेंचुअली आ जाएगा। बट कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए यही एक तरीका होता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ पे पेपर ग्रामेटिकली राइट होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशंस राइट होने चाहिए, बट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जो टेक्स्ट बुक में लिखा है आपको वही सेम टू सेम लिखना है। आपको मतलब समझकर इसको आपके लैंग्वेज में विथ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गई नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, जो पूरे पेपर में आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कि हमने पॉइंट वाइज लिखा है, अगर कुछ भी कट करना है तो बस एक सिंगल स्ट्राइक करके उसको कट करना है, नीट प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लिखना है, रीडेबल हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है खूबसूरत हैंडराइटिंग हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ब्रीफ होना चाहिए, ऐसे नहीं 2 लाइन में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होना चाहिए, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए। ये तो चलो एक पेपर एनालिसिस हमने एक बेसिक कर लिया कि ये होना ही चाहिए। अब ये तो ना 80+ वाले बच्चों की आंसर शीट उठा लो, उसमें भी आपको दिखेगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट्स हर जगह पे बताया जाता है, हर जगह पे प्रैक्टिस कराई जाती है, हर जगह पे इसको कहा जाता है। कौन सी अनकॉमन चीजें हैं जो 80-85+ में नहीं मिलेगी, 95+ में मिलेगी? अनकॉमन चीजें, क्योंकि यही तो असली राज है भाई, जो इनको 95+ पे लेके आता है, यही तो असली राज है। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप अगर यहाँ पे देखोगे, सबसे पहली चीज जो देखोगे, ठीक है, तो हम जब भी कोई भी पॉइंट अटेम्प्ट करते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योर। क्या अटेम्प्ट किया है? डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योर, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें तो मैंने फॉलो करनी है। यहाँ पे पहले जो है आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन आएगा, देन यहाँ पे आप प्रिंसिपल को बुलेट पॉइंट्स में, याद रखिएगा, बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज आपको बेटा यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, तो आप हमेशा बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करिए। बुलेट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ करने के बदले आप बुलेट पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन करिए। बट मेन खेल कहाँ पे है पता है? मेन खेल है यहाँ पे। ये चीजें ना आपको नॉर्मल बच्चे के पेपर में देखने नहीं मिलने वाली है।
नॉर्मल बच्चा लिखेगा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल 2 लाइन में लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिवाइड्स द वर्क अमॉन्ग 5 सबऑर्डिनेट्स, खत्म। बट जो 95 वाला जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा होता है ना, वो इसको लिखेगा कुछ अलग तरीके से। ये देखिए यहाँ पे उसने डिविजन ऑफ वर्क का एग्जाम्पल दिया है। उसने कहा है कि ये जो व्यक्ति है, अब मेरी ड्राइंग होना जरूरी नहीं है अच्छा है कि भाई ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये व्यक्ति मैंने ड्रॉ किया, मैंने बोल दिया भाई ये तो मैनेजर है। अब मैनेजर क्या कह रहा है कि वी हैव क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, each having specialized person who can collectively achieve production and sales target of the company। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिविजन ऑफ वर्क का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये जो है आपके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। क्रिएटिव एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे 95+ का टारगेट अचीव करना चाहते हो, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम ब्रीफ्स को अटेम्प्ट करें, फ्लो चार्ट से, ठीक है, ग्राफ से, डायग्राम से, ये अगर कर सकते हो बिल्कुल आपको इसको करना है। मैं वापस दोहरा देती हूँ आपके लिए, इसके लिए कोई आपकी ड्राइंग अच्छी होना, ड्राइंग में एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी नहीं है। आपने बस एक फिगर ड्रॉ कर दिया, बता दिया ये मैनेजर है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया। इसमें मैनेजर, टाई, सूट ड्रॉ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, राइट। बट ये जो एग्जाम्पल्स है, दिस इज ऑलवेज एन एडेड पॉइंट जो बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में मदद करता है। अब यहाँ पे मुझे ये तो बिल्कुल मत पूछना कि मैम कुछ भी लिखा तो चलेगा। देखिए, मैं अगर कह रही हूँ 95+ स्कोर करना है, तो उसमें बेसिक जो चीज़ ये है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। बिना पढ़े बोलोगे 95, ये मेरे को नहीं पूछना है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कि बिना पढ़े हम 80 कैसे लाए, बिना पढ़े हम 90 कैसे लाए, ये तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। ये तो बकवास हो जाती है बाद में, तो ये हमें नहीं पूछना है, ये हमें नहीं सोचना है। पढ़ने के बाद पेपर में क्या ऐसे अलग करना है जिससे हमें बेटर मार्क्स मिल सके, ये हमारा मेन यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने कैसे ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगेन एग्जांपल दिया। तो अगेन मैंने बताया कि ये बॉस है, या तो आप इसको मैनेजर कह सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। बॉस कहता है अपने सेल्स पर्सन को, अपने सबऑर्डिनेट को कि आई एम गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स बाय 10%। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी नहीं दी, ठीक है। तो सेल्स पर्सन सामने से कहता है बट सर आई हैव नो अथॉरिटी आइदर टू इंक्रीज सेल्स एक्सपेंसेस और टू अपॉइंट न्यू सेल्समैन। तो मैं ये टारगेट कैसे अचीव करूं? तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव करता है कि यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। क्यों बैलेंस होना जरूरी है? क्योंकि अगर मैंने सिर्फ जिम्मेदारी दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो मेरा टारगेट या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं होगा। बट अगेन एक्सप्लेनेशन देने का या एग्जाम्पल देने का तरीका देखो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप अच्छे मार्क्स आपके थ्योरी पेपर्स में स्कोर करना चाहते हो, स्पेशली इन बिजनेस स्टडीज, ठीक है। न्यू क्वेश्चंस को न्यू पेजेस पे अटेम्प्ट करना, राइट क्वेश्चन नंबर लिखना, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चंस अगर ऑप्शन में आते हैं, जैसे अपने सैम्पल पेपर में देखा होगा, ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जहाँ पे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस के वक्त अगर A, B और C, D दिया है तो याद रखिएगा आप A और C अटेम्प्ट ना करिएगा। जो ग्रुप ऑप्शन है उसको ग्रुप में ही आपको अटेम्प्ट करना है, A, B और C, D। तो या तो A, B अटेम्प्ट करो या तो फिर C, D अटेम्प्ट करो। ये बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, इसका तो इम्पोर्टेंस मैं कितना ही कह लूँ वो कभी कम नहीं होता, राइट। टाइम मैनेजमेंट थ्योरी पेपर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बार हमें लगता है कि कैंसिलेशंस नहीं होने हैं, वो जो प्रेशर होता है जो दुनिया हम पे डाल देती है कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कैंसिलेशंस नहीं होना चाहिए, डायग्राम्स नीट होने चाहिए, ये सारी जो चीज़ें होती है ना,
ये हम पे एक एडिशनल प्रेशर बनाती है, राइट। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कह दूँ तो आप जो है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखिए, कोई भी क्वेश्चन लिखिए। मान के चलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन आया है, मुझे ये अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैं कोई भी ब्रीफ अगर अटेम्प्ट कर रही हूँ, हमेशा अगर इसके फ्लो चार्ट्स बना सकते हो बनाएंगे, कोई कलरफुल स्केच पेन मार्कर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास एक ब्लैक पेन है, आपने पेपर लिया, उसमें बीच में आपने ऐसे लिख दिया फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे बना दिया एक एरो टाइप, पहला आपने फीचर लिख दिया मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, ठीक है। दूसरा फिर आपने ऐसा एरो बना दिया, लिख दिया मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। तीसरा बना दिया ऐसे, एक आपने वापस क्लाउड बना दिया, तीसरा फीचर लिखा, यहाँ पे आपने चौथा लिख दिया, यहाँ पे आपने पांचवा लिख दिया, यहाँ पे आपने 6 फीचर लिख दिया। अगर 7 और 8 है आपने यहाँ पे 7 और यहाँ पे आपने 8 फीचर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये क्लाउड्स प्रॉपर होना है, सर्कल प्रॉपर होना है, स्केल लेके स्क्वायर बनाना है, सेव योर टाइम, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट ये जो चार्ट बनाया, डायग्राम बनाया, दिस इज व्हाट गिव्स यू दैट लिटिल एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपको एक एवरेज से बेटर से टॉपर तक लेके जा सकता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं और आप इसमें सैटिस्फाइड हो, नहीं होना है, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं, मुझे बेस्ट मार्क्स चाहिए। क्यों आप कम से सैटिस्फाइड हो? जब आप में वो कैपेसिटी, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अच्छे से बेस्ट पे जा सको, तो जाओ ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इन चीज़ों को हमें नहीं भूलना है। ये पेपर में करेंगे, अरे पेपर में कैसे करोगे जब तक प्रैक्टिस नहीं है। आज आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट है, चाहे वो क्लास टेस्ट है, मिड टर्म्स है, प्री बोर्ड्स लिखोगे, ये सारी चीज़ों में यही चीज़ें प्रैक्टिस करो, तब जाके आप एक्चुअल बोर्ड पेपर में इसको करके आओगे। देखिए, ये सोच के साथ कभी नहीं जाना है कि ठीक है ना, एग्ज़ाम थोड़ी है, ये तो टेस्ट है, इसमें क्या करेंगे। टेस्ट से ही शुरुआत होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड आई एम रियली श्योर कि अगर आप ये पॉइंट्स को कंसिडर करो, आप अगर इसको अभी से प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। और मुझे आप पे भरोसा है, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, तो आपको खुद पे ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। दोबारा ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ ज़रूर मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ना ही हमारा कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो, बट हम पेपर्स भी इतने अच्छे से लिखें, हर वो चीज़ करें, हर वो कोशिश करें जिससे हम मैक्सिमम बेस्ट मार्क्स जो है हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम उसको ज़रूर स्कोर कर सकें, ठीक है। दोबारा ज़रूर मिलेंगे, अभी के लिए यहीं पे बाय बाय।